हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च का एक पेपर और एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जो बेसिकली अभी यहाँ पर पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देने जाना चाह रहे हैं और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो इसका लेवल काफी अच्छा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये आपके नेट जेआरएफ के लिए भी काम आएगा और अगर आप कोई पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहां भी काम आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस को फिर से बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो किसका एम है? तो ये जो एम है वो आपका प्रैग्मेटिज्म का है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म इस पे बिलीव करता है कि चीजों को हम करके सीखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ फिलोसफी के यूनिट वाइज क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद ये है, अ मैन हु हैज नेवर सीन अ वाइल्ड काउ, यानी कि उसने कभी भी यहाँ पर जंगली गाय को नहीं देखा, एंड डज नॉट नो व्हाट इट इज, और वो जानता भी नहीं वो कैसी दिखती है। इज टोल्ड बाई अ पर्सन दैट अ वाइल्ड काउ इज एन एनिमल लाइक काउ, तो उसको किसी ने बताया कि वो बिल्कुल कैसी है, काऊ की जैसी है। तो जब वो वाइल्ड काऊ को फॉरेस्ट में देखा तो उसने सोच लिया कि हाँ, जैसा उस पर्सन ने बताया था ये काऊ बिल्कुल वैसी ही है। तो ये एक कौन सा एग्जाम्पल हुआ? इसको अनुमान बोलेंगे, उपमान बोलेंगे, या हेतु भाषा बोलेंगे, या शब्द बोलेंगे? तो सीधी सी बात है, जब भी ध्यान रखिए सेम शब्द आए, एज इट इज बर्ड आए, उसके जैसा आए, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि वहां पर उपमान होता है, जहां पर हम उपमा देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर उपमान होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ आ कंसाइज instinctively believe in a certain things that cannot lie down reasons for such a belief thought it may come out to be true. So what is Pluto view on the statement? तो उनका इस पे क्या व्यू होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इट इज नॉट नॉलेज, यानी कि ये कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि प्लूटो का जो व्यू था वो एकदम से इसका उल्टा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन हिल्डा टावाल मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था और ये आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए कि हिल्डा टावा का मॉडल मैंने चैनल पे भी अपलोड किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो सबको पता ही होगा कि बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि सबसे पहले लर्नर की नीड्स को देखते हैं, फिर फॉर्मुलेशन को देखते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को। तो हिल्डा टाबा का जो ग्रास रूट अप्रोच मॉडल है उससे सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु डिफाइन टीचिंग एज अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स ऑफ obstruction which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing। तो इसे किसकी थ्योरी मानेंगे कि हम यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें किस तरह से मैनिपुलेट करके चीजों से बाहर आते हैं, तो ये किस तरह की लर्निंग थ्योरी है? तो ये जो लर्निंग थ्योरी है वो गाइस आपकी है, आपने नहीं पढ़ी होगी, आप हम लोगों के सिलेबस में भी नहीं है ये। तो ये बेसिकली इसका जो आंसर है वो सी है। ये जॉन ब्रूबचर की थ्योरी है जिसमें इस तरह की बात कही गई है। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो इसको आप नहीं कर सकते, जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लेंडर से, मैंने आपको कल परसों में ही फ्लेंडर कराया है कि फ्लेंडर का यहाँ पर इंटरेक्शन सिस्टम के बारे में क्या सही है। ये बेसिकली टीचर स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस है, ये रिकॉर्ड है टीचर्स ने क्या कहा, ये रिकॉर्ड है स्टूडेंट ने क्या कहा, या ये रिकॉर्ड है टीचर एंड स्टूडेंट से ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये बेसिकली है क्या? तो सीधी सी बात है, ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में हम टीचर और स्टूडेंट की यहाँ पे पूरे लर्निंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ट्रिस्ट्रम हंट मॉडल है और रिफ्लेक्टिव लेवल का, तो इनका पूरा नाम है, वैसे हंट का मॉडल आप जानते हैं कि बिगी हंट का जो मॉडल है, तो इसमें टीचिंग को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? तो 64 का आंसर, फोकस, सिमेट्री, सोशल सबसिस्टम एंड मेंटेनेंस सिस्टम, इन 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो आपका फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम में होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो हंट का मॉडल है उसको ये डी वाला जो इसका आंसर है वो करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कार्यवाद थ्योरी के बारे में, जो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। सत्कार्यवाद यानी कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस आउट ऑफ एवरीथिंग, एकदम करेक्ट है। बी, द इफेक्ट इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन, तो नहीं, इफेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है, तो बी नहीं हो सकता है। C, if the effect does not pre-exist in its
कॉज, अगर वो इसमें नहीं है तो उससे कुछ भी नहीं बना सकते, तो ये भी सही है। एंड द इफेक्ट इज द एसेंस ऑफ द मटेरियल कॉज, ये भी सही है। इसका जो आंसर होगा ECD एज ट्रू। तो ये आपने पढ़ा था, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन था विच मॉडल इम्प्लाई अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन competency of teacher than on his personality। इसका आंसर है गाइस D इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्रोनिम ADDIE किसके लिए स्टैंड होता है? तो ADDIE मॉडल जो है वो आपका यूनिट 9 में दिया है, और ये एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। तो इसका जो आंसर होगा B इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद इवेल्युएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following is not one of the 6 level of cognitive learning in the revised Bloom taxonomy? तो Bloom taxonomy दो है, एक पहले वाली एक रिवाइज वाली। तो रिवाइज वाली में ये क्या नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा C इज द करेक्ट आंसर। सिंथेसिस वहां पे नहीं था। मैंने कहा है आपको ब्लूम को याद करने के लिए, ब्लूम से काफी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिज्म व्हाट इज assumed about the characteristic of pupil and things। देखो, एक होता है न्यूलिज्म यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक होता है एसेंशियलिज्म यानी कि सब कुछ हमेशा रहेगा। तो 59 का जो आंसर होगा दे आर इनहेरेंट, इनेटेड एंड अनचेंजिंग। तो ये इसका आंसर है D इज द करेक्ट आंसर। शाश्वतवाद यानी कि चीजें हमेशा रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, द SAMR जो मॉडल है टेक्नोलॉजी का वो किसने क्रिएट किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा D इज द करेक्ट आंसर। इसको क्रिएट किया है रूवेन ने। अगला क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व क्रिएटिंग समथिंग न्यू बाई कंबाइनिंग फॉर रीअरेंजिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज। सो सिंथेसिस के द्वारा हम यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व क्रिएटिंग समथिंग न्यू बाई कंबाइनिंग। तो जब किसी चीज को आप कंबाइन करते हैं, मिला देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। और एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ना, और एवोल्यूशन का मतलब होता है इवैल्यूएशन का, कि जो बन गया है उसी का वैल्यूएशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट एज विजुअलाइज्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या है भाई? इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आगे किसी भी एग्जाम में आने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो 360 का मतलब समझते हैं, यानी कि पूरा, होलिस्टिक, 100%। तो ये है, इसका आंसर होगा यहाँ पर C, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ लर्नर एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही होगा। राइट आंसर है इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हिडन करिकुलम। मैंने आपको भी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि हिडन करिकुलम क्या होता है। तो द इम्प्लिक्ट मैसेज एंड वैल्यूज आर कन्वेड थ्रू स्कूलिंग। तो हिडन का मतलब होता है कि वो चीजें जो स्कूल में छुपा ली गई, नहीं पढ़ाई गई, या थी पर उसको छोड़ दिया टीचर ने, तो ये एक इम्प्लिक्ट मैसेज है एंड वैल्यूज है जो कन्वर्ड हो जाती हैं, स्कूलिंग में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई पढ़ाए, आप स्कूल गए तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑटोमेटिकली आप पढ़ लेंगे। तो ऐसी तरह से ऐसी चीजों को हम हिडन करिकुलम बोलते हैं, कि पढ़ाया नहीं जाता है पर हम अपने आप पढ़ लेते हैं, छुपी हुई होती हैं, करिकुलम के साथ ये चीजें हिडन होती हैं। अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी, यहाँ पे जो राइट कॉग्निशन है वो किसके द्वारा हमें मिलता है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये योगा से। तो बेसिकली परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमोनी। तो वो प्रमाण को पूछ रहा है कि योग दर्शन में कौन कौन से 3 प्रमाण हैं। तो योगा 3 प्रमाण को मानता है, योग भी और सांख्य भी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाई द मीजो सिस्टम इन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो ये थ्योरी चूंकि हमारे एग्जाम में नहीं है तो आपने नहीं पढ़ी है, वैसे इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, कि टीचर और क्लास का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम यहाँ पर ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में पढ़ते हैं। अगला बुक है द पाउल विल्स बुक लर्निंग टू लेबर। इसका मेन कंसेप्ट क्या है? तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है आपका वर्किंग क्लास स्टैंडर्ड असिस्ट कन्फर्मिंग to the norms of the education system is the correct answer. अगला क्वेश्चन, according to Paulo Freire theory how can education be used as a tool for social change।
तो बेसिकली कैसे ये हो सकता है, तो पाउलो फ्रीरे काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भी टीचिंग स्टूडेंट को हम करते हैं उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको चेंज करके एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को समझ के हम यहाँ पर सोशल चेंज को ला सकते हैं, और एजुकेशन इसको करने के लिए बहुत ही बेस्ट टूल है जिसके द्वारा हम सोशल चेंज को एजेंट के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। तो उसके ऊपर क्या, उसकी क्रिटिसिज्म क्या है उसके ऊपर, तो क्रिटिसिज्म में होता है उसकी चीजों को समझ के बताना है। तो यहाँ पे इट इज अ टूल फोकस्ड ऑन द माइक्रो लेवल एंड डज नॉट प्रोवाइड अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शन सिर्फ सिंबल्स के बारे में बताता है कि एक सोसाइटी अपने सिंबल्स को कैसे डेवलप करती है, लेकिन ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के बारे में यहाँ पर डिफाइन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द 3 गुणास एज पर सांख्य फिलॉसफी। तो इनको कौन सा स्टेटमेंट उनको डिफाइन नहीं कराता है। गुण आर नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल होते हैं। गुण जो होते हैं वो आपके नॉट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द गुण्स आर सेड टू बी एवर चेंजिंग, द चेंज ऑफ गुना डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। तो कौन सा इनके बारे में करेक्ट नहीं है, तो बेसिकली गुण जो होते हैं वो आपके प्रीडोमिनेट होते हैं एंड ओवर द अदर। गुण का मतलब क्या है, 3 तरह के जो गुण हैं वो प्रकृति के गुण होते हैं, और प्रकृति उन तीनों गुणों के बीच में स्थिर रहती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कि क्या नहीं होगा, तो चेंज ऑफ गुना डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। अगर हम गुणों में परिवर्तन करेंगे तो सीधी सी बात है इक्विलिब्रियम में भी चेंज होगा। राइट आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल सोशल मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो कौन सा इसमें सोशल मोबिलिटी स्ट्रक्चर होगा, तो अ पर्सन वर्क फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड बिकम अ मिलेनियर, है ना, कोई बहुत ही छोटा व्यक्ति था वो आगे चलकर मिलेनियर बन गया और उसने हार्ड वर्क किया और एजुकेशन मिली। तो ये क्या हो गया, उसका जो सोशल उसका जो स्ट्रक्चर था यानी कि उसका जो रहन सहन था उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये एग्जांपल है सोशल मोबिलिटी का। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि हम हमारा जो भी क्लास है हम उसमें आगे मूव कर जाएं। अगला है क्वेश्चन, क्रूम-बोल्टाज सोशल लर्निंग थ्योरी emphasizes the role of what factor in shaping an individual interest। तो कौन सा फैक्टर इसमें काम करता है, तो बेसिकली सोशल फैक्टर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, advised by न्याय philosophy knowledge is defined as the cognition which presuppose some other cognition which is mediate and indirect। तो इसको हम न्याय दर्शन, आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो भी होगा कि अनुमान जो होता है इसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट तो होता है लेकिन ये इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडपीडी के बारे में, और ये मोस्टली सभी ने थ्योरी पढ़ी है कि यहाँ पे बायगॉस की जो थ्योरी है और पियाजे का जो थ्योरी है उसको कौन सा यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो बायगॉस्की ने क्या बताया है, the role of social interaction in cognitive development while Piaget focus on individual exploration। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इन्होंने पियाजे ने तो बेसिकली ये बताया कैसे हम आपका इंडिविजुअल तरीके से स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट होता है, जबकि वाइगोस्की ने कहा कि जब भी हमें कोई चीज नहीं आती है तो हम अपना जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वहां चीजों के आंसर्स खोजते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ ऑलपोर्ट्स ट्रेड थ्योरी। तो ऑलपोर्ट की जो ट्रेड थ्योरी है उसका मेन पर्पज यहाँ पर क्या है, तो उसका मेन पर्पज है बेसिकली यहाँ पर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल। तो राइट आंसर होगा इसका सी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑलपोर्ट थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फिलोसोफर हु एक्सप्रेस्ड द आइडिया दैट सेंस आर नॉट ऑलवेज रिलायबल। मतलब जो भी हमारे सेंस है वो हमेशा रिलायबल नहीं रहते हैं, ये जॉन लॉक ने कहा था और ये जॉन लॉक की थ्योरी के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ रेक्रिप्रोरल डिटर्मिनेशन इन बंडूरा सोशल कॉग्निशन थ्योरी। तो ये बंडूरा से है, और बंडूरा का जो थ्योरी है वो बेसिकली ये बताता है दैट द बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विद इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। तो बंडूरा की जो थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी सोशल लर्निंग की ये थ्योरी है
और इसका जो आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the opinion best describe the difference between positive reinforcement and negative reinforcement? तो स्किनर से ये क्वेश्चन आया है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे स्टिमुलस देते हैं जो हमें चाहिए, डिजायरेबल, और नेगेटिव का मतलब है कि जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिव एंड आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन? ब्रूनर्स की थ्योरी से पूछा है। तो ब्रूनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका जो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल एक्शन एंड मूवमेंट्स व्हाइल आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेंटल इमेजिनरी। सो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Which of the following option best describe Carl Jung's theory of the collective unconscious? तो यहाँ पर कार्ल जुंग की थ्योरी से क्वेश्चन आया है कि उनकी थ्योरी को कौन बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो यूनिवर्सल सिंबल्स, इमेज, ये सारी जो चीजें होती हैं ऑल ह्यूमंस में, वो स्टोर हाउस की तरह काम करती हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सी अरविंदो, यहाँ पर जो उन्होंने माइंड और सुपर माइंड का जो कंसेप्ट बताया था उसके स्टेप्स क्या है, मैंने आपको ये पढ़ाए थे। तो हायर माइंड, इल्यूमिनाइट माइंड, इनिशिएशंस एंड ओवर माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंदो की थ्योरी से, जहाँ पे माइंड से लेके सुपर माइंड की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या क्या इसका बेस्ट स्टेप्स होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हायर माइंड आएगा, फिर ओवर माइंड, लास्ट में हमारा ओवर माइंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द ऑप्शन बिलो बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग को कौन बेस्ट कर रहा है? द बर्ड लर्न्स टू पिक अ बटन फॉर फूड बट पिक अदर सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक आप बर्ड को यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब था जो पॉवलोव वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आर? तो यहाँ पर क्या फंक्शन, मेन क्या उद्देश्य होता है? तो इसका बेसिकली जो फिलॉसफी का एजुकेशन में फंक्शन है वो है आपका स्पेक्युलेटिव, नॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल। तो ये इसका जो डी होगा वो सबसे ज्यादा सही आंसर है। तो ये गाइस हमने पार्ट बी कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट ए कवर करेंगे जिसमें बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस ही हैं। तो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके साथ कवर करेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार सभी लोग देख लें, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जरूर ले लें। थैंक यू।